हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वाली। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो आप लोग देखेंगे कि कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हो किसी भी टेस्ट पेपर में या किसी भी प्रैक्टिस सेट में। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में आप लोग कितना स्कोर कर पाओगे ये मायने करता है। तो सबसे पहले हम बात करें आपसे अपने पहले क्वेश्चन की, तो वो है ब्रह्मा समाज की नींव किसने रखी थी। किसके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी? क्या वो राजा राम मोहन राय थे? क्या वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? क्या वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे? क्या वो स्वामी विवेकानंद थे? तो ध्यान रखेंगे 1828 में 1828 में एक भारत के अंदर ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी और वो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो है हमारा कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस पर बल देता है या फिर किस पर बल दिया गया एनसीएफ 2005 ने? तो क्या वह आंतरिक मूल्यांकन पर है? क्या सार्वजनिक परीक्षा पर है? क्या लगातार परीक्षा पर है? क्या किताब खोलकर परीक्षा देने पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन जो होता है हमारा, कि जिस तरीके से हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं वो सब कुछ हमारा आंतरिक मूल्यांकन के अंदर आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो आंतरिक मूल्यांकन पर बल देता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? क्या वो अंग्रेजी बोली जाती है? क्या हिंदी बोली जाती है? क्या बंगाली बोली जाती है? क्या तेलुगु बोली जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज द राइट आंसर है। बंगाली भाषा जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर बोली जाती है। पहले नंबर पर हिंदी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मंडप का उद्देश्य क्या होता है, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान रखेंगे हमारे इतिहास के अंदर ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर। तो यहाँ पर मंडप का अर्थ पूछा गया, क्या उद्देश्य क्या होता है? क्या सभाओं को आयोजित करने के लिए, क्या अवशेष रखने के लिए, आराम करने के लिए, या धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर एक द फर्स्ट आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भाषाओं को आयोजित करने के लिए मंडप बनाए जाते थे, मंडप का आयोजन किया जाता था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच चोल राज्य स्थापित हुआ था? बहुत ही बढ़िया। देखो ध्यान रखेंगे हमारे सिलेबस के अंदर चोल, चेर और पांड्य साम्राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है, तो हमें अच्छे से पढ़ लेना है अगर स्कोर अच्छा लाना है तो क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो क्या पेन्नार नदी है, वेल्लार नदी है, कावेरी नदी वेल्लार नदी है, पेन्नार कावेरी नदी है, या फिर कावेरी कृष्णा नदी है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? वो होगा पेन्नार और कावेरी नदी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो है हमारा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? देखो, अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में जब अंग्रेज आए थे वो 1600 ईस्वी में आए थे, सभी को पता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के दिशा निर्देशों पर। और उसके बाद उन्होंने जो कलकत्ता में अपनी शक्ति स्थापित की पहली बार, और उनका बड़ा साम्राज्य जो था वो कोलकाता के अंदर स्थापित हुआ था। और कोलकाता में ना हुगली नदी जो है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी पर। तो हुगली नदी के किनारे पर उन्होंने क्या करा था? अपने कारखाने स्थापित करे थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है हमारा कि एक देश के लिए मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है। क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम एक देश के लिए? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दुनिया के एक केंद्रीय स्थान का अंतर्राष्ट्रीय समय देखने के लिए, या देश के एक केंद्रीय स्थान का स्थानीय समय देखने के लिए, या फिर वह समय जिसे देश में स्वयं निर्धारित किया जाता है, या फिर कुछ देशों के एक समूह द्वारा किया गया फैसला होता है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या कहा गया है कि देश के एक केंद्रीय स्थान का स्थानीय समय, कोई भी केंद्रीय स्थान जो होता है हमारा सेंटर पॉइंट होता है किसी भी देश का, वहाँ का स्थानीय समय जो लिया जाता है वो उस देश का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब वेस्ट लॉन्गिट्यूड नहीं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो पूर्वी देशांतर से 82.5 डिग्री से भारत का मानक समय लिया गया है। जो भारत के कौन सी जगह से लिया गया, कौन से स्थान पर स्थित है?
तो वह है नैनी में, मिर्ज़ापुर या प्रयागराज के पास में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ हमने ध्यान रखना है अपने मानक समय को, जो हमारे वर्ल्ड के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है हमारा चारू पल्लम। चारू पल्लम जो है एक गांव है जिसे झुके हुए गांव के रूप में भी जाना जाता है। वो किस मंदिर के पास स्थित है, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। क्या वो खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर है, क्या गुजरात का बनासकांडा जिले में अंबाजी मंदिर है, या फिर जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, या फिर राजेश्वर मंदिर तंजावुर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि राजेश्वर मंदिर तंजावुर के अंदर जो है वहीं पर एक चारू पल्लम गांव है जो एक झुके हुए गांव के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानी एनसीईआरटी की हमारी 6th से 8th क्लास वाली जो पुस्तक होती है उसके अंदर दी गई है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है हमारा जनसांख्यिकी का संबंध जो है वो किससे है। तो क्या विभिन्न मानक समूह एवं सांस्कृतिक पहलुओं से है, क्या अतीत के भूगोल से है, क्या पृथ्वी पर मानव समुदाय के विवरण से है, क्या जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि जनसंख्या घटती है, जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर, जन्म दर, ओके, और इसके अलावा जो जनसंख्या वृद्धि दर होते हैं वो सब कुछ जो पहलू होते हैं हमारे वो जनसांख्यिकी का के अंदर आते हैं। जनसांख्यिकी का संबंध हमारा किससे? जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से होता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे प्रश्न की तो वो है कि राजनीतिक जो एक भूगोल होता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है। तो राजनीतिक भूगोल का संबंध किससे है? क्या वो मनुष्य द्वारा निर्मित आकार, रूप और निपटारा के कार्य से है, क्या स्थान, बातचीत या पहुंच के साथ आबादी के वितरण, क्रिया और गतिविधि की अवधारणा के साथ होता है, क्या विशेष क्षेत्र के में किसी प्रकार विभिन्न खेत और खेती की प्रणाली से विकसित होता है, या फिर सरकार, राज्य और देश से हो। देखो ध्यान रखेंगे, राजनीतिक भूगोल की बात की जा रही है तो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमारी गवर्नमेंट पर, सरकार पर और राज्य पर या फिर देश पर, इन तीनों पर निर्भर करती है, क्योंकि उसमें राजनीतिक मुद्दे कहाँ, मतलब कौन सी स्टेट में कौन सी सरकार है, कौन सी राजनीति हमारी सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में फैली हुई है, तो वो सरकार है, राज्य और देश, इन सब पर निर्भर करती है हमारी राजनीतिक भूगोल। नंबर नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की वो है हमारा व्यवहार मॉडल या मॉडलिंग क्या होता है। तो व्यवहार मॉडलिंग क्या होता है कि छात्र के व्यवहार पर एक मॉडल तैयार करना। क्या एक अनुदेशात्मक गतिविधि जो दर्शाती है कि एक विशिष्ट वातावरण में कैसे कार्रवाई या क्रियाएं का प्रदर्शन करना चाहिए, या ये वाला ऑप्शन है। क्या आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए एक गतिविधि, क्या एक गतिविधि छात्रों के असामान्य व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि एक अनुदेशात्मक गतिविधि है ना, एक डायरेक्शन एक्टिविटीज़ को दर्शाती है हमारी व्यवहारिक मॉडल, जो यह एक विशिष्ट वातावरण में कैसे कार्रवाई या क्रियाओं का प्रदर्शन करने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक विज्ञान एसएसटी को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। क्या वो अवलोकन नहीं है, क्या चित्रण नहीं है, क्या मूर्त नहीं है, क्या वो पहचान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि अमूर्त जो अवधारणाएं हैं वो सामाजिक विज्ञान जो है हमारा उससे हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि मूर्त अवधारणा से के माध्यम से हम लोग सामाजिक विज्ञान को समझ पाते हैं। इसके अलावा अवलोकन भी हमारा एक अच्छे रहता है, चित्रण भी अच्छा रहता है और पहचान भी अच्छी रहती है सामाजिक अध्ययन को पढ़ने के लिए। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की तो वो है कि मौके पर पूछताछ, मौके पर मतलब ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस का अर्थ क्या होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 है कि प्रशिक्षण द्वारा यादृच्छिक सवाल पूछना, या फिर प्रशिक्षण के सवालों के यादृच्छिक साक्ष्य देना, या फिर प्रशिक्षण शिक्षण सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तथा यादृच्छिक, जिसे रैंडम मतलब होता है अनियमित, अचानक हो जाना है ना, तरीके से उत्तर देने के लिए विशिष्ट छात्रों को बुलाना, या फिर प्रशिक्षण जो हमारा है उससे सवाल प्रस्तुत करने के लिए कोई भी विषय दे देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा जाएगा 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि प्रशिक्षक जो हमारा शिक्षण सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो वो एक अनियमित, अचानक, एकदम से रैंडम तरीके से उत्तर देने के लिए विशिष्ट छात्रों को कह देना कि भाई दो इसका आंसर, तो वो हमारा हो जाता है ऑन द स्पॉट क्वेश्चनिंग।
नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वह है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक विज्ञान के बारे में गलत धारणा विरोध करता है। गलत धारणा का विरोध करता है वो कौन सा क्वेश्चन है, पॉइंट है हमारा कि जांच की गैर वैज्ञानिक प्रकृति का होना, प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में बेहतर होना, उत्साहहीनता होना या कोई उज्जवल भविष्य नहीं होना। तो यहाँ पर एक गलत धारणा का जो विरोध करता है वो है प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में बेहतर होना। तो को विज्ञान की तुलना में बेहतर होना ये बिल्कुल हमारा सही है। तो यहाँ ये सही बात बोली गई है क्योंकि ये गलत धारणा का विरोध करता है प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में बेहतर होना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे वो है इनमें से क्या एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन होता है या विभाजित होती है। मतलब इनमें से वो क्या एक राजनीतिक प्रणाली है, पॉलिटिक सिस्टम है जिसमें संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजित होती है। क्या वो नियंत्रण और संतुलन है, क्या द्वैतवाद है, क्या संघवाद है या वो सह केंद्रीय है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 संघवाद। क्योंकि संघवाद होगा तो संघ के अंदर ही शक्ति होगी और शक्ति फिर वो राज्यों में विभाजित होगी। जिस तरीके से भारत एक संघीय भारत है और इसीलिए यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की तो वो है हमारा कि संसदीय चुनाव में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं हमारे तो उसके अंदर जब वोट डाली जाती है किसी भी नागरिक के द्वारा तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम। तो क्या 18 साल, 25 साल, 21 साल या 30 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट 18 साल का बच्चा या व्यक्ति जो होता है नागरिक होता है वो वोट डालता है हमारे संसदीय इलेक्शन के अंदर। और एक हाँ बात और यहाँ पर बात आती है कि हमारी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। तो वो था हमारा 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1989 के अंदर 1989 में। तो उसके तहत भारत में वोट डालने की आयु क्या की गई थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है कि ड्रिल और अभ्यास गतिविधि क्या है। ड्रिल और अभ्यास गतिविधि से प्रश्न पूछ लिया जाता है जूनियर एसएसटी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर देखिए हम लोग ये है एक अधिगम की गतिविधि जिसमें छात्रों को शारीरिक सहन शक्ति का परीक्षण किया जाता है या फिर एक अधिगम की गतिविधि जिसमें छात्रों को आगे एक समस्या कार्य प्रस्तुत किया जाता है और उसको समय के भीतर ही समय सीमा के बिना उस सवाल का जवाब देने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत हमें और नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर की बात बोली गई है कि एक अधिगम की गतिविधि एक लर्निंग की जो एक्टिविटी है जिसमें छात्रों को आगे एक समस्या कार्य प्रस्तुत किया जाता है, एक समस्या से संबंधित कार्य प्रस्तुत किया जाता है और उनको समय के भीतर ही समय सीमा के बिना उस सवाल का जवाब देने के लिए कहा जाता है। यही हमारा ड्रिल और अभ्यास गतिविधि होती है। ओके, नंबर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है कि ब्लूम के वर्गीकरण के संशोधित रूप में संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रिया शब्दों का प्रयोग क्या दर्शाता है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान रखेंगे ब्लूम के वर्गीकरण में हमारी 6 बातों का वर्णन किया गया है एनसीईआरटी की पुस्तक में हमारी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लूम के वर्गीकरण के संशोधित रूप में संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रिया शब्दों का प्रयोग किया क्या प्रदर्शित करता है या क्या दर्शाता है। क्या सोच एक निष्क्रिय को दर्शाता है, सोच एक सक्रिय को दर्शाता है, सोच एक उभरती प्रक्रिया को दर्शाता है या कि सोच एक तार्किक प्रक्रिया को समझाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। सोच एक सक्रिय प्रक्रिया को दर्शाता है, संज्ञा शब्दों से क्रिया शब्दों का स्थानांतरण होना। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे प्रश्न की, वो ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा कि छात्र केंद्रित सक्रिय अधिगम मतलब चाइल्ड सेंटर एक्टिव लर्निंग में पूछताछ, सूक्ष्म चिंतन और समस्या का समाधान इनमें से किसके अंतर्गत आता है। क्या वो जांच आधारित शिक्षण के अंदर आता है, क्या समस्या आधारित अधिगम के अंदर आता है, सहकारी अधिगम के अंदर आता है या फिर परियोजनात्मक आधारित अधिगम के अंदर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा समस्या आधारित अधिगम के अंदर यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वो है हमारा कि बुद्धिशीलता का मंतव्य होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहा जाता है।
तो ब्रेन और स्टॉर्मिंग किसे कहा जाता है भाई, कि किसी भी विषय पर अपने मन को तनावपूर्ण करना या बेहतरीन विचारों की सूची बनाना, मस्तिष्क बढ़ाने का आहार लेना या फिर किसी भी विषय पर प्रासंगिक विचारों की व्याख्याओं का विसर्जन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि किसी भी विषय पर अपने मन को तनावपूर्ण करना ये हमारा बुद्धिशीलता ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। देखो ध्यान रखेंगे, हम लोग कहते हैं कि हमें टेंशन हो रही है, तो किसी भी विषय पर अपने मन को तनावपूर्ण बनाना ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें, आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा और उनमें से सही बिंदु को हम लोग चयन करेंगे। कई स्रोतों से आई अनुसंधान, एक प्रश्न का लिखित भाग, मौखिक प्रस्तुति, ठीक है। तो नंबर सेकंड है हमारा कि ग्राफिक या दृश्य जो कि टेबल, रेखांकन, चार्ट आदि हो सकता है। उसके बाद है हमारा समय का सही उपयोग, ठीक है। तो दिए गए बिंदुओं में से कौन सा बिंदु सामाजिक अध्ययन की परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए, तो कौन सा शामिल किया जाना चाहिए इनमें से सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए, क्या वो कई स्रोतों से आई अनुसंधान और एक प्रश्न लिखित भाग और मौखिक प्रस्तुति, या फिर ग्राफिक एवं दृश्य एवं टेबल, हमारे जो टेबल है, रेखांकन, चार्ट आदि है, या फिर समय का सही उपयोग। इनमें से सही आंसर क्या होगा, क्या केवल सेकंड सही है, क्या एक और तीन सही है, क्या दो और तीन सही है, क्या एक और दो तीन तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों के तीनों बिल्कुल सही है एसएसटी का अध्ययन करने के लिए। ओके, नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, वो है कि सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि शिक्षक का अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग, फिर घर एक सहयोगी वातावरण में अधिगम, या आम लक्षणों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के बीच बातचीत, या अधिगम के अनिपचारित तरीके, है ना, अनिपचारिक उपचारिक है ये हमारा, यहाँ पर उपचारिक तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा कि शिक्षक का अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करना, या फिर घर पर एक सहकारी वातावरण में अधिगम करना, या फिर आम लक्षणों को प्राप्त करने के लिए छात्र को बातचीत करना। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा कि आम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों के बीच जब आपस में बातचीत होती है, एक सहयोग होता है, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, उसे ही सहयोग अधिगम कहते हैं, उसे ही हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारत में लोकप्रिय ब्रिटिश विरोधी आंदोलन असली संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। मतलब भारत में जो लोकप्रिय ब्रिटिश विरोधी आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, तो उनमें से अलग अलग लोगों ने करे हैं, बहुत सारे व्यक्तियों ने करे हैं, लेकिन उनमें से वो व्यक्ति कौन है जिसको बिल्कुल ही असली संस्थापक कहा जाता है ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का। तो क्या वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, क्या एनी बेसेंट को कहा जाता है, क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है, क्या वो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को बिल्कुल एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के असली संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखो इनको जेल भी हो गई थी, है ना, इनको जेल हो गई थी, आपने कभी सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, होम रूल लीग की स्थापना भी करी थी, होम रूल लीग की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कर दी गई थी। एनी बेसेंट ने पहले करी, बाल गंगाधर तिलक ने बाद में करी थी। ओके, नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 1940 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से सदस्य नहीं थे ये करके प्रश्न पूछा हुआ है। क्या जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, क्या वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, क्या के एम मुंशी नहीं थे, क्या महात्मा गांधी नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वल्लभ भाई पटेल जी भी थे, और के एम मुंशी भी थे। ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए हम लोग, महाराष्ट्र में भक्ति के पारंपरिक गीत भगवान जी को समर्पित है, वो कौन से भगवान हैं जिनको महाराष्ट्र के अंदर सारे पारंपरिक गीत समर्पित होते हैं। क्या वो भगवान श्री कृष्णा जी है, क्या विठुल भगवान है, या जगन्नाथ जी हैं, क्या शिव हैं। तो भगवान शिव को समर्पित है, या फिर जगन्नाथ जी को है, विठुल जी को है, कृष्णा जी को है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ये सेकंड वाला, ये थर्ड दे रखा मैंने यहाँ पे, यहाँ विठुल। तो विठुल जो है हमारे विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं, और इन्हीं को समर्पित है हमारे
महाराष्ट्र के अंदर पारंपरिक गीत और ये लोकप्रिय जो भी चीज़ें हमारी वहाँ पर होती है, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वो किस भगवान को समर्पित होते हैं, तो ये है विट्ठल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाती है तो वो है हमारा कि भारत के अंदर या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, या राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है हमारे भारत के जो सबसे बड़ा सदन है, उच्च सदन है राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य तैनात किए जाते हैं या फिर उनको नॉमिनेट किया जाता है, और वो अपने क्षेत्र में बहुत ही माहिर होते हैं, अपने क्षेत्र से संबंधित होते हैं, कोई शिक्षा से संबंधित, कोई खेल से संबंधित, कोई साहित्य के संबंधित, कोई वैज्ञानिक कार्य से संबंधित। तो ये हमारे 12 सदस्य होते हैं, इसमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है पहाड़ी ढलानों पर कृषि भूमि में मृदा अपरदन को, मतलब मिट्टी के जो इरोजन होता है, मिट्टी का जो अपरदन होता है, उसका जो कटाव होता है, उसको रोकने के लिए, जल प्रवाह को मंद करने के लिए, जो जल ऊपर से पहाड़ों पर से एकदम से तुरंत नीचे आ जाता है, गिर जाता है ना, और घाटियों में आकर नुकसान भी पहुंचाता है, तो उस जल प्रवाह को भी रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्या अंतरा फसलीकरण किया जाना चाहिए, क्या फिर वो हमारा समोच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं स्थानांतरित कृषि, या फिर घास से पत्ते या घास पत्तों से ढकना उनको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो ध्यान रखेंगे, कुछ इस प्रकार से, जैसे ये पर्वत होता है, इस पर्वत पर इस तरीके से कट कर दिया जाता है ना। अब ये कट करके ज़मीन को काट कर वहाँ गोलाकार उसमें आकृति में उसे प्लेन कर दिया जाता है। काट के प्लेन करेंगे तो उस पर हम लोग खेती कर देंगे, उसमें क्या करेगा, फिर पानी ठहरेगा भी वहाँ पर, और उसके बाद क्या होगा कि मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। और जब मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और पानी को मंद करने के लिए ही कौन सी खेती हम लोग कर रहे हैं? ये वाली खेती कर रहे हैं। और ये वाली खेती किसको दर्शा रही है? ये दर्शाती है हमारे समोच्च रेखीय जुताई को, या फिर कॉन्टोर प्लॉविंग का। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि अपक्षय मतलब एट्रोफी से अभिप्राय क्या है? अपक्षय क्या होता है मतलब, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि स्थल रूप में घिसना या स्थल रूप का घिसना। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है वो ये कह रहा है कि शैलो का पृथ्वी की सतह पर टूटना, ठीक है, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया का साथ साथ होना, या फिर मौसम चक्र होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बिल्कुल सही जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर है। शैलो का पृथ्वी की सतह पर टूटना, शैल मतलब हमारे जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होती हैं, उन चट्टानों का पृथ्वी की सतह पर अपने आप ही टूटते रहना और बिखरते रहना, उस टूटने और बिखरने को ही क्या कह रहे हैं? अपक्षय कहते हैं, या फिर उसे हम लोग एट्रोफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना हमारा, वो है कि एडवर्ड लुटियंस है ना, एडवर्ड लुटियंस जो है और हर्बर्ट बेकर, देखो यहाँ 2 बड़े वास्तुकार इंडिया में आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा खासी चीज़ें डिज़ाइन करी थी, और उनमें से वो कौन सा शहर है जिसको डिज़ाइन इन्होंने किया था? तो ये करके क्वेश्चन पूछा गया कि एडवर्ड जेनर और हर्बर्ट बेकर नामक 2 प्रसिद्ध वास्तुकारों ने भारत में किस शहर की रूपरेखा डिज़ाइन तैयार की थी? क्या वो कलकत्ता की, क्या मद्रास की, क्या बम्बई की, या फिर वो नई दिल्ली की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल नई दिल्ली की उन्होंने क्या करी थी? एक डिज़ाइन तैयार किया था। और इसीलिए दिल्ली का वास्तुकार किसे कहा जाता है, ये करके क्वेश्चन आता है, तो वो एडवर्ड लुटियंस को कहा जाता है। एडवर्ड लुटियंस को कहा जाता है दिल्ली का वास्तुकार। इन्होंने ही क्या है, राष्ट्रपति भवन को, या राष्ट्रपति के जो एक हमारा वायसराय भवन जिसे हम लोग पहला कहा जाता था, उसको भी डिज़ाइन इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो वो है कायांतरित शैलों की रचना होती है क्या मैग्मा? देखो कायांतरित शैलों की रचना होती है मतलब उसका निर्माण होता है कैसे, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मैग्मा के ठोस और ठंडा होने पर। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि शैल कणों के लुढ़क कर दबकर और कठोर होने पर। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि आग्नेय और अवसादी शैलों के ऊपर जब उच्च दाब पड़ता है या फिर उच्च ताप पड़ता है और उन पर खुला वातावरण होता है
तो उनके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। तो क्या इसके कारण कायांतित चट्टानें होती हैं? तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान और अवसादी शैलों का जो उच्च ताप उनके ऊपर पड़ता है या फिर उच्च दाब पड़ता है और वो खुले वातावरण में रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया उनके ऊपर होती है, तब जाकर हमारे ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप चेंज हो जाता है और यही हमारे रूपांतरित चट्टान या कायांतित चट्टान कहलाते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब भारत, देखो हमारी जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के अंदर कितने समय जोन है, टाइम जोन है, तो वो क्या 26 है, क्या 36 है, क्या फिर ये 24 है, क्या वो 12 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 24 जोन में बांटा गया पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री घूमती है और एक जोन जो है वो 15 डिग्री का, एक जोन जब 15 डिग्री का होगा तो उससे डिवाइड कर देंगे, 15 डिग्री से 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो एक जोन 24, मतलब एक घंटे 24 घंटे का पूरा जो पृथ्वी हमारे डिवाइड की गई है समय में, वो 24 जोन में डिवाइड हो जाएगी। तो 15 डिग्री का एक जोन हो जाता है, 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा ना, तो 24 जोन में डिवाइड है हमारी पृथ्वी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि भारत के औपचारिक काल मतलब फॉर्मल टाइम में सहायक गठबंधन जो हुआ था, देखो ब्रिटिश टाइम की बात की जा रही है, ब्रिटिश टाइम में जो भारत के अंदर एक सहायक संधि हुई थी या सहायक गठबंधन हुआ था, वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? क्या लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड वेलेजली के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड वेलेजली के? तो लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर भारत में सहायक संधि हुई थी। आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सहायक संधि हमारे भारत के अंदर लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ओके, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि सन 1527 में बाबर के द्वारा किसको हराया गया था? तो बाबर के द्वारा किसको हराया गया? क्या वो शेरशाह सूरी को हराया गया, राणा सांगा को हराया गया, इब्राहिम लोदी को, या फिर महाराणा प्रताप को हराया गया? देखो बाबर जिस समय इंडिया में आया था तो वो कहा जाता है कि वो फारस का रहने वाला था, फिर इंडिया में आया, इंडिया में आकर उसने आक्रमण भी करे, फिर उसके बाद उसने 4 युद्ध भी लड़े, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और फिर उसके बाद था घाघरा का युद्ध, है ना। तो इनमें से क्या हुआ था कि जो खानवा का युद्ध लड़ा था वो 1527 में लड़ा था, है ना, 1527 में, और खानवा का युद्ध जो था वो राणा सांगा के साथ हुआ था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, तो वो है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है या फिर इनको क्या प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, विषुवत वृत्त पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, केवल उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुका होता है, केवल दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तो इसका सही आंसर भाई क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ये तो सभी को पता होगा ना। इन दोनों की दोनों तारीख को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। हमारे भारत में पूरे विश्व में 2 विषुव होते हैं, मतलब दिन रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। तो उस समय जो हमारा विषुवत रेखा होती है, उस विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, आधी उधर और आधी इधर। तो ये हमारी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल हमारे सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में उपनिषद कालीन विख्यात व्याकरणचार्य थे, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? क्या वो पाणिनि थे, क्या कौटिल्य थे, क्या आर्यभट्ट थे, क्या गार्गी थे? तो ध्यान रखेंगे भारत में ना उपन्यास जिस समय लिखे गए थे, अगर आपने सुना भी होगा कि भारत में उपन्यासों की संख्या कितनी है, ठीक है 108 है ना। तो उपन्यास कितने हैं भारत में? 108 उपन्यास हैं। तो जिस समय उपन्यास लिखे गए थे उस समय के विख्यात व्याकरणचार्य जो थे वो कौन थे? क्या वो पाणिनि थे, क्या वो कौटिल्य थे, आर्यभट्ट थे, गार्गी थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाणिनि जो थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि के द्वारा। तो वो ही पाणिनि हमारे क्या थे? एक व्याकरणकर्ता थे, ये हमारे उपनिषद काल के। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि हिंदू मंदिरों के किस भाग में मुख्य आशय की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है? कहने का मतलब ये है कि मुख्य जो हमारे हिंदू मंदिर होते हैं, उन हिंदू मंदिरों में जिस समय मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है,
रखी जाती है तो वो कहाँ पर रखी जाती है? क्या शिखर पर, मंडप पर, गृह कार्य यानी गर्भगृह पर, या फिर हमारा नृत्य कक्ष में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है। गृह जो हमारा गर्भगृह होता है, गर्भगृह में ही क्या रखी जाती है? मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात आती है तो वो है हमारा कि मैंग्रोव प्रजाति, मैंग्रोव प्रजाति के जो वन होते हैं वो अभिप्राय, उनसे क्या अभिप्राय है? आम के वृक्षों के प्रकार के जैसे होते हैं? क्या वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं? वृक्ष अति ऊंचाई तक होते हैं? या फिर वृक्षों की पत्तियां मोटी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा कि वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं। मैंग्रोव वन जो होते हैं हमारे, मैंग्रोव वन सुना होगा आपने, दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, और दलदली स्थान पर जहाँ पर पानी खारा होता है, खारे पानी होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा मैंग्रोव वन हमारे दो भागों में पाए जाते हैं। एक तो सुंदरी वन होते हैं हमारे, जो एक सुंदरवन के डेल्टा पर पाए जाते हैं दलदली मैदान में। इसके अलावा कच्छ की रण में या कच्छ की खाड़ी में जो गुजरात के अंदर पानी रहता है, भरा रहता है, दलदल होता है, तो वहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वो घास होता है, मार्शी घास जिसे कहते हैं। तो ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, चाहे वो छोटे घास का मैदान हो, चाहे वो बड़े वुडी प्लांट हो, जो दलदली स्थानों में खारे पानी में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में समान अधिकार की मांग और नस्ल भेदभाव के समापन के लिए एक प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? देखो, नस्ल में भेदभाव को लेकर या उनको समाप्त खत्म करने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि समान अधिकार की मांग को लेकर 1950 में अमेरिका में एक आंदोलन छिड़ा था। वो आंदोलन क्या रंगभेद आंदोलन के नाम से जाना गया? अमेरिकी राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना गया? क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया? क्या वो फिर नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि नागरिक अधिकार आंदोलन ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में भी दिया गया है, और वहीं से ये प्रश्न मैं निकाल रहा हूँ जो भी आपके पेपर के लिए ज़रूरी है हमारे, और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो भी हमारी वीडियो के अंदर आ रहे हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। देखो, कुषाण डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। आपने सुना भी होगा, कनिष्क सबसे शक्तिशाली शासक था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी कनिष्क के टाइम पर ही जम्मू कश्मीर के कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, आपने सुना भी होगा। और इसी के टाइम में जैन बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान में और महायान में, ये भी सुना होगा आपने। और कनिष्क की दो राजधानी हुआ करती थी, मथुरा और एक होती थी हमारी पाकिस्तान के अंदर पुरुषपुर पेशावर, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कनिष्क जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक था कुषाण वंश का। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ओके, बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो सवाना घास का मैदान एक प्रकार से बहुत ही विशेष प्रकार का घास का मैदान है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो वो है हमारा उत्तरी अमेरिका में, क्या अफ्रीका में, क्या ऑस्ट्रेलिया में, क्या ब्राज़ील में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका में इसको कहा जाता है। जो तंजानिया फिर केन्या वाला हमारा देश है, तो उन देशों के अंदर ये घास का मैदान जो है वो फैला हुआ है, विस्तृत है। तो ये थे आज के हमारे टॉप इंपॉर्टेंट एसएसटी के क्वेश्चन जो हमारे सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।